साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असम किलबैक के बारे में। तो याद रखिएगा, असम किलबैक क्या है? तो यह सांप की एक प्रजाति है। तो यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा असम किलबैक क्या है, तो यह सांप की एक प्रजाति है। तो इसके बारे में अन्य तथ्यों को विस्तार से देख लेते हैं। तो एक सदी से भी अधिक समय के बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान, यदि इंग्लिश में कहें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, की एक टीम ने वर्ष 2018 में असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पोबा आरक्षित वन के पास सांप की एक प्रजाति जिसका नाम है असम किलबैक, इसको पुनः खोजा था 2018 में। और अभी हाल ही में 26 जून 2020 को असम किलबैक की पुनः खोज से संबंधित विवरणों को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका बर्टब्रेट जूलॉजी में प्रकाशित किया गया था। इस वजह से यह चर्चा में आया। अब असम किलबैक के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो असम किलबैक, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? एम्फियस्मा पीली है। एम्फियस्मा पीली है और यह प्रजाति लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा इसका रंग भूरा एवं पेट एक पैटर्न की तरीके से होता है। और जब अंग्रेजों ने इस सांप की प्रजाति को खोजी थी तो इन्होंने इसे बड़े आकार वाली किलबैक प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया था, किंतु बाद में डीएनए अध्ययन में पाया गया कि यह भारत के विशेष रूप से सामान्यीकृत किलबैक सांप से संबंधित नहीं है, बल्कि 4 प्रजातियों के एक छोटे समूह के एक वर्ग जिसका नाम है हेरपेटोरियस इससे संबंधित है, जो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय, दक्षिणी चीन तथा पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। तथा यहाँ पर पोबा आरक्षित वन के बारे में भी याद रखिएगा, यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ एक जंगल है। तो पूछा जा सकता है पोबा आरक्षित वन कहाँ स्थित है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में स्थित है। और वर्ष 2018 में किलबैक सांप की जो प्रजाति खोजी गई थी वो अरुणाचल प्रदेश वाले पोबा आरक्षित वन में खोजा गया था। मतलब जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश से पड़ता उधर ही यह खोजा गया था। अब चूंकि इस सांप को भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम ने खोजा था, तो इस संस्थान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है यह भारतीय वन्यजीव संस्थान, और इसका गठन वर्ष 1982 में किया गया था। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और यह संस्थान स्थित कहाँ? तो यह संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, तो देहरादून के चंद्रवनी में यह संस्थान स्थित है। और यह संस्थान करता क्या है? तो यह संस्थान लुप्त प्राय जीवों, जैव विविधता, वन्यजीव नीति, जैव विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए कार्यक्रमों का संचालन इसके द्वारा किया जाता है। आप ये सांप की इस प्रजाति को देख सकते हैं, असम किलबैक। तो यह जो है असम किलबैक सांप की प्रजाति है। आगे चलते हैं, राजाजी नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि राजाजी नेशनल पार्क चर्चा में क्यों आया? तो उत्तराखंड में स्थित राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वन गुज्जर समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य के वन विभाग के कम से कम 6 अधिकारियों ने उनके डेरों, अर्थात जो अस्थायी उनकी झोपड़ियां होती हैं, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की और उनका शारीरिक शोषण किया। तो इस वजह से राजाजी नेशनल पार्क और यह जो समुदाय है, जनजातीय समुदाय, यह दोनों चर्चा में आए। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं सहारनपुर जिलों में फैला हुआ है। और वर्ष 1983 में उत्तरांचल, तब यह क्या था? उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित था। तो 1983 में उत्तरांचल के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य, मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य को आपस में मिलाकर बनाया गया था। मतलब इन तीनों को मिला करके इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। और इस पार्क का जो नाम है वो सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, इनके नाम पर रखा गया। सी राजगोपालाचारी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद जो हैं ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ दो तरीके का प्रश्न बनता है। एक पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यदि यह पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यदि उसी में जोड़ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले भारतीय जब कहेंगे तो वो सी राजगोपालाचारी थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ये जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 820.42 वर्ग किलोमीटर है।
और रायजी नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों एवं तलहटी में अवस्थित है और यह शिवालिक पर्यावरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। अब उत्तराखंड के जो कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में कुल वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो एक की चर्चा कर ली रायजी राष्ट्रीय उद्यान की, अब जो 5 हैं उनके भी नामों को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। तो जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह, और पहले इसका नाम क्या था, हैली नाम था। और यहाँ पर एक तथ्य याद रखिएगा कि रामगंगा नदी जो है वो इसके मध्य से होकर के बहती है। तो एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के प्रवाहित होती है। इसके अलावा यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी हम लोग चर्चा की है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। अब हम लोग उस समुदाय की बात करते हैं जिसने अपने शोषण के बारे में कहा था, वन गुज्जर समुदाय। तो मूल रूप से यह एक खानाबदोश या यायावार जनजाति है और यह एक मुस्लिम समुदाय है। मतलब ये किससे बिलोंग करते हैं, तो ये हिंदू धर्म से नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म से संबंधित ये जनजाति है। और यह जनजाति मूल रूप से जम्मू कश्मीर में निवास करती थी, किंतु अपने मवेशियों के भोजन के लिए समृद्ध जंगलों एवं घास के मैदानों की तलाश में ये उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं। और ये हिमालय के तराई क्षेत्रों अर्थात शिवालिक श्रेणी के वनों में सर्दियां यहाँ पर ये बिताते हैं, जहाँ रसीले पत्ते जो हैं इनकी जो भैंसें होती हैं, इनकी भैंसों के लिए भरपूर चारा उपलब्ध कराते हैं। तथा प्रत्येक वन गुज्जर परिवार अपने स्वयं के अस्थायी बेस कैंप में रहता है, इस अस्थायी बेस कैंप को जिसे टहनियों में कीचड़ से बनाया जाता है और इसे डेरा कहा जाता है। और डेरों के पास ही भैंसों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। और इस समुदाय की अपनी बोली है जिसे गुज्जरी कहते हैं, गुज्जरी बोली कहा जाता है। और यह गुज्जरी जो है डोंगरी एवं पंजाबी भाषा या यह जो बोली है इन दोनों का युग्मन है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखिए कि उत्तराखंड की अन्य प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख अन्य जनजातियाँ कौन कौन सी, जौनसारी है, थारू है, बेटिया है, बोक्सा है और राजी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं काकी के बारे में। तो काकी क्या है, तो याद रखिए काकी जो है एक पक्षी का नाम है या पक्षी की एक प्रजाति है। अब प्रश्न उठता है चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि न्यूजीलैंड सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई जा रही संरक्षण परियोजना के कारण पिछले 2 वर्षों में वनों में पाए जाने वाली काकी पक्षियों की संख्या को दोगुना करने में मदद मिली है। और संरक्षण परियोजनाओं के कारण न्यूजीलैंड में वयस्क काकी पक्षियों की आबादी जो है वो 30% इसमें वृद्धि हुई है। तो आप इस पक्षी को देख सकते हैं, ये आपका काकी पक्षी है। इसी के बारे में हम लोग अभी अन्य चीज़ें भी देखेंगे। तो इसका पूरा शरीर आप देख सकते हैं कि पूरा शरीर काला होता है, यहाँ तक कि चोंच भी इसकी काली होती है, केवल इसकी टांगें जो होती हैं वो गुलाबी कलर की होती हैं। तो न्यूजीलैंड के जंगलों में अब कुल कितनी पक्षियाँ हैं, काकी पक्षियाँ हैं, 169 काकी पक्षियाँ हैं। और न्यूजीलैंड के संरक्षण विभाग ने लगभग 40 वर्ष पहले अपना काकी रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया था। और ये पक्षी जो है न्यूजीलैंड के मैकेंजी बेसिन और दक्षिणी द्वीप में बड़े पैमाने पर प्रजनन करते हैं या यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब यह जो काकी पक्षी है इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो इसे ब्लैक स्टिल्ट भी कहा जाता है और यह न्यूजीलैंड का स्थानिक पक्षी है। स्थानीय पक्षी मतलब ये यहीं पर पाए जाने वाली पक्षी की प्रजाति है। और इसका यदि वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम हिमाटोपस नोवेजीलैंडिया है। क्या है, हिमाटोपस नोवेजीलैंडिया है। और इसका शरीर व चोंच जो होते हैं काले रंग की होती है तथा इसके लंबे पैर गुलाबी रंग के होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर फिगर में देखा था। और आयुष्मान की रेड लिस्ट में इसे गंभीर संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है जो कि चाइना से संबंधित रहे हैं। तो यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जिससे कि यदि इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बने या आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न बने तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। और याद रखिएगा यह जो टॉपिक है यह आपके मेंस के जीएस प्रश्न पत्र नंबर 3 के आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो विषय है उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने टिकटॉक और
वी चैट सहित 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रश्न उठता है कि इनको प्रतिबंधित करने का कारण क्या है। तो सरकार के द्वारा जो कारण बताया गया उसको हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A, तो इन धाराओं को और किस नियम या कानून के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया उसको याद रखिएगा, ये आपके प्री के एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009, इसके अंतर्गत तथा खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है। यह संख्या भी याद रखिए, कई बार होता है वन लाइनर के फॉर्म में या फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कितने ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, तो 59 ऐप्स को। तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये जो एप्लीकेशन है, जो ऐप्स हैं, उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें शामिल हैं। और इन ऐप्स या एप्लीकेशन का दुरुपयोग जो है चोरी करने तथा उपयोगकर्ताओं तथा यूजर्स के डेटा को अनधिकृत तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वरों पर प्रसारित करने में किया जा रहा है। चूँकि इनके डेटा जो कलेक्ट होते हैं उसके जो सर्वर हैं वो भारत में स्थित नहीं है बल्कि भारत से बाहर है, तो वहाँ पर जो भारत के यूजर्स हैं उनका डेटा बाहर जा कर के कलेक्ट होता है, जिसका जो है अनधिकृत तरीके से उपयोग किया जाता है। इसलिए करोड़ों भारतीय मोबाइल उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 59 जो ऐप हैं, मोबाइल ऐप, उनको प्रतिबंधित किया गया है। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो ये प्रतिबंध तक हम पहुँचते कैसे हैं। तो इन प्रतिबंधों को भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर इन 59 चीनी ऐप्स को चिन्हित करने के बाद लागू किया गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, या इंग्लिश में कहें तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक व्यापक सिफारिश भेजी है। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि यह जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी स्थापना अभी हाल ही में जनवरी 2020 में की गई थी। आगे देखते हैं, गृह मंत्रालय को कुछ ऐप के संचालन के संबंध में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जोखिम के बारे में नागरिकों की चिंताओं को जाहिर करने वाली कई प्रस्तुतियां भी मिली हैं, तो इस वजह से इन ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं, तो यह प्रतिबंध भारतीय उपयोगकर्ताओं या जो यूजर्स हैं उसको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो ये जो ऐप्स हैं 59, इनमें से अधिकांश प्लेटफॉर्मों पर भारतीय निर्माता काम करते हैं, मतलब भारतीय यूजर्स काम करते हैं, जिनमें से कईयों के लिए यह आय का एकमात्र स्रोत है। और प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित कुछ ऐप जो हैं भारतीयों में व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं, जैसे कि टिकटॉक के भारत में 100 मिलियन से अधिक जो हैं सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। और टिकटॉक क्या है, कई उपयोगकर्ताओं तथा यूजर्स के लिए आय का एकमात्र साधन है या स्रोत है। इसके अलावा इनमें से यूएन न्यूज़ जो है, यूसी ब्राउज़र करके जो यूएन न्यूज़ है, जैसे कई ऐप्स के भारत में कार्यालय और कर्मचारी हैं। इसलिए इस प्रतिबंध के बाद क्या होगा कि ये जो कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी नौकरियों पर संकट आ सकता है। अब देख लेते हैं कि यह प्रतिबंध इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को अपने संबंधित एप्लीकेशन सेंटर से प्रतिबंधित ऐप्स को हटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। दूसरा, दूरसंचार ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क पर इन एप्लीकेशन की पहुंच और उपयोग को अवरुद्ध करने के लिए भी कहा जाएगा। तथा इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग की अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसी से संबंधित है डेटा स्थानीयकरण या डेटा लोकलाइजेशन। तो इन ऐप्स को प्रतिबंधित करने के रीजन के तौर पर सरकार ने कहा कि यह कदम जो है भारतीय उपयोगकर्ताओं के डिजिटल डेटा को चीनी सरकार से बचाने के लिए उठाया गया है तथा यह डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन संबंधित चिंताओं का समाधान करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है या डेटा स्थानीयकरण क्या होता है। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे,
प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी उससे प्रश्न बन सकता है। तो डेटा स्थानीयकरण को देख लेते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है। तो डेटा लोकलाइजेशन या डेटा स्थानीयकरण का अर्थ डेटा उत्पन्न करने वाली किसी देश की सीमाओं में भौतिक रूप से मौजूद किसी डिवाइस पर डेटा संग्रहित करना है। इसका एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि जो आपका गूगल है ये अमेरिकन कंपनी है, तो गूगल के जो यूजर्स हैं वो आपके भारत में भी हैं। तो गूगल क्या है, गूगल का जो सर्वर है जहाँ पे इसका डेटा कलेक्ट होता है वो कहाँ पर स्थित है, भारत में नहीं है बल्कि अमेरिका में इसने अपना सर्वर लगा रखा है। तो भारतीय यूजर्स का जो डेटा है वो कहाँ कलेक्ट होता है, वो अमेरिका में स्थित सर्वर पर जा कर के कलेक्ट होता है। तो इस ये जो यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है इस पर भारत का अधिकार नहीं रह जाता है। तो डेटा लोकलाइजेशन में क्या होता है कि सरकारों का यह कहना है कि जहाँ जैसे कि भारत में ये डेटा उत्पन्न हो रहे हैं तो इनके डेटा का कलेक्शन जो है इसके लिए जो सर्वर होना चाहिए वो भारत में ही स्थित होना चाहिए। तो यह जब प्रक्रिया होती है तो इसे ही डेटा स्थानीयकरण कहते हैं कि मतलब जिस देश में यदि भारत में डेटा जनरेट हो रहा है, जो भारतीय यूजर्स उनका डेटा कहाँ जनरेट होगा, भारत में, तो उसको डेटा को कलेक्ट करने या संग्रहित करने के लिए जो सर्वर होना चाहिए वो भारत में ही होना चाहिए। और भारतीय नागरिकों का डेटा जो है भारतीय भूभाग में स्थित किसी केंद्र में संग्रहित किया जाना अनिवार्य है। तो इसी के तहत इनको प्रतिबंधित किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि भारत के लिए डेटा स्थानीयकरण या जो डेटा लोकलाइजेशन है क्यों आवश्यक है। तो यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के वर्ल्ड में जो भारत और चीन है ये डेटा लोकलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सर्वर उनके ही देश में होना चाहिए जहाँ पर ये डेटा जनरेट हो रहा है, जबकि अमेरिकी कंपनियां जो हैं इसके विरोध में हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए डेटा स्थानीयकरण या डेटा लोकलाइजेशन क्यों आवश्यक है। पहली चीज़, नागरिक डेटा की सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डेटा संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के आर्थिक विकास को सुरक्षित रखने के लिए यह डेटा लोकलाइजेशन आवश्यक है। इसके अलावा न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट, RBI की सिफारिशें, ई-कॉमर्स नीति ड्राफ्ट और क्लाउड नीति पैनल ड्राफ्ट में डेटा लोकलाइजेशन के संकेत दिए गए हैं। मतलब इनमें भी, इन जो सिफारिशें हैं इनकी, इसमें भी डेटा लोकलाइजेशन पर जोर दिया गया है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किया गया व्यापक डेटा संग्रह जो है उन्हें देश के बाहर भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा को संसाधित और मुद्रीकृत मोनेटाइज करने में सक्षम बनाता है। तो ये जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, चूँकि इनके सर्वर यहाँ है नहीं, बाहर हैं, तो वो अपने जो ये डेटा कलेक्ट करते हैं उसका ये क्या करते हैं, उसको बाहर दूसरी कंपनियों को बेच करके उसका मोनेटाइजेशन कर लेते हैं या उसको मोनेटाइज कर लेते हैं। अतः व्यक्तिगत डेटा के अनियंत्रित और मनमाने ढंग से उपयोग के खतरों को कम करने के लिए डेटा स्थानीयकरण या डेटा लोकलाइजेशन आवश्यक है। इसके अलावा डिजिटल तकनीकें जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं ये विभिन्न डेटा से प्रचुर कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इन चीज़ों में या डिजिटल तकनीकों में काफ़ी बड़े स्तर पर जो है डेटा का कलेक्शन होता है या डेटा संग्रहित होता है। तो इस डेटा का इस्तेमाल जो है कमाई के लिए, आय के लिए कर सकती हैं ये कंपनियां दूसरों को बेच करके। इसके लिए सीमाएं स्थापित करना आवश्यक है, इन पर मतलब लगाम लगाना आवश्यक है, अन्यथा इसके परिणाम क्या होंगे, विनाशकारी हो सकते हैं। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन से भी संबंधित हो जाता है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के आगमन के साथ ही भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा देश की सीमाओं के बाहर पहुंच जाता है, जिससे किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर अधिकार क्षेत्र संबंधी संघर्ष हो जाता है। अब कुछ अनुशंसाओं को देख लेते हैं कि जो विभिन्न कमेटियों या विभिन्न लोगों के द्वारा की गई हैं डेटा के संरक्षण संबंध में। तो श्री कृष्ण समिति ने डेटा के सीमा पार स्थानांतरण और भंडारण पर रोक लगाने हेतु इससे संबंधित मानकों को सख्त करने का सुझाव दिया है। समिति जो है वो विदेशी सर्विलांस को रोकने हेतु भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिवेश तैयार करने तथा कानून परिवर्तन के लिए डेटा का स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन पर इसने जोर दिया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल भुगतान प्रणाली के डेटा को भारत में संग्रहित करने के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के लिए कठोर डेटा स्थानीयकरण अधिदेश लागू किया है। इसके अलावा सरकार वर्ष 2018 से एक डेटा संरक्षण नीति ड्राफ्ट पर भी काम कर रही है, जो इस समय एक संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेटा प्रोटेक्शन पर जो श्री कृष्ण समिति है उसके बारे में। तो डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने हेतु एक फ्रेमवर्क की सिफारिश किए जाने हेतु जुलाई 2017 में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए
कि BN कृष्ण समिति या श्री कृष्ण समिति किससे संबंधित है, तो डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक और इलूसिव प्रिंस के बारे में। तो याद रखिएगा कि यह क्या है, ये दोनों ही तितलियों की नई प्रजातियां हैं। तो हाल ही में भारत की तितलियों की सूची में 2 अन्य प्रजातियों जिनका नाम है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक और इल्यूसिव प्रिंस को जोड़ा गया है। तो लेपिडाप्टेरिस्टो ने भारत में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक को भारत म्यांमार सीमा पर स्थित विजयनगर से, जबकि इल्यूसिव प्रिंस को नामदफा नेशनल पार्क की परिधि में मियामो में खोजा था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये लेपिडाप्टेरिस्टो क्या होते हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि लेपिडाप्टेरिस्ट क्या होते हैं, लेपिडाप्टेरिस्ट, तो यह एक कीट विज्ञानी होता है जो तितलियों पतंगों का संग्रह व अध्ययन का कार्य करता है। तो यह पूछा जा सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलें, तो स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रैक को सबसे पहले चीन के हैनान प्रांत में जापानी कीट वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इल्यूसिव प्रिंस मूल रूप से पूर्वी एशियाई देश वियतनाम से संबंधित और यह पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली तितली की एक प्रजाति ब्लैक प्रिंस के समान है तथा भारत में तितली की 2 प्रजातियां ब्लैक प्रिंस एवं ब्राउन प्रिंस जो है रोहाना जीनस से संबंधित हैं। और इल्यूसिव प्रिंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, रोहाना टोनकिनियाना है। क्या है, रोहाना टोनकिनियाना है, जिसका नाम उत्तरी वियतनाम में टोनकिन के नाम पर रखा गया है, जहां इसे पहली बार खोजा गया था। और माना जाता है कि भूटान में इल्यूसिव प्रिंस का अस्तित्व था, किंतु वहाँ मौजूद इनके नमूनों के अध्ययन जो है वो अभी निर्णायक नहीं साबित हुए हैं कि जिससे ये पता चले कि हाँ, ये माना जा सके कि यहाँ पर इनका अस्तित्व था। तो ये है दोनों तितलियों की दोनों प्रजातियाँ जिनको तितलियों में शामिल किया गया है। आगे देखें, तो भारत में अब जो है वर्तमान में तितलियों की कितनी प्रजातियाँ हो गई, 1327 प्रजातियाँ हैं, जो कि वर्ष 2015 में 1318 थी। और ध्यान रखिएगा, तो पूछा जाए कि ये दोनों प्रजातियां कहाँ खोजी गई हैं, तो ये दोनों प्रजातियां आपकी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं। अब बात कर लेते हैं हूल दिवस के बारे में। यह हूल दिवस क्या है, तो प्रत्येक वर्ष हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। और सिद्धू तथा कान्हू 2 भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड, मतलब उस समय बिहार था, तो वर्तमान झारखंड के साहेबगंज जिले के भगनाडीह गांव से हूल विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। इस मौके पर सिद्धू ने घोषणा की थी कि करो या मरो तथा अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, और इसे अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई माना जाता है। चूँकि यह जो हूल दिवस है, यह संथाल विद्रोह जिस तारीख को प्रारंभ होता है 30 जून 1855 को, उसी दिवस के उपलक्ष्य में हूल दिवस मनाया जाता है। तो चूँकि यह संथाल विद्रोह से संबंधित, थोड़ा सा संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से लेकर के 1856 तक चलता है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। और इसका क्षेत्र कहाँ था, दामन कोह, जो कि बिहार में स्थित था। दामन कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग जो था, ये संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। मतलब यहाँ पे जो जनजाति थी, संथाल जनजाति पाई जाती थी, इससे बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त से, अंग्रेजों की द्वारा जो लाई गई स्थायी बंदोबस्त थी, इसने इनकी जमीनें इन्हें छीन ली और इन्हें ज़मीनों से बेदखल कर दिया। इसके फलस्वरूप संथाल लोगों ने भूमि कर, अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों के वसूलियों के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया। और इस विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने इनका दमन किया तो 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को मार डाला गया। तथा इस संथाल विद्रोह के संबंध में आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि संथाल विद्रोह जो है यह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया था। तो याद रखिएगा, इसका जो एक उद्देश्य था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, मतलब जो विदेशी शासन था उसको खत्म करना इनका उद्देश्य था। और ध्यान रखिएगा कि इस समय पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था 1848 से लेकर के 56 तक। एक और विद्रोह है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है आपका होता है, ये प्रारंभ होता है सितंबर 1858 में। और कहाँ पर होता है, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ होता है। उसका नेतृत्व जो है वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये पहले वायसराय थे, भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग।
हमने यहाँ पर नील विद्रोह की चर्चा इसलिए की क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्रम लगाने के लिए। जैसे एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जब 1857 का सिपाही विद्रोह होता है उसके बाद, सिपाही विद्रोह के बाद सबसे पहला कौन सा विद्रोह होता है, तो याद रखिएगा नील विद्रोह होता है 1858 में। और यह भी पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था उसके पहले सबसे बड़ा विद्रोह कौन हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56। तो यह क्रम याद रखिएगा, संथाल विद्रोह, फिर आपका 1857 का विद्रोह और नील विद्रोह। संथाल विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी रहता है और 1857 का विद्रोह, नील विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।